वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। जी सर। तो रूस मैं आपको बता रहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में बड़े डिस्प्यूट का सबब बनती हैं। आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी खदशात हैं और रेंट की जो तारीख होती है, बेसिकली ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है। उसमें आप स्पेसिफाई करा के डेट रखवा दें, क्योंकि बेसिकली जो किराया है ये एक एडवांस का आइटम है। ये आपको इस महीने के शुरू में मिल जाता है पूरे महीने के लिए। तो उसमें कोशिश किया करें कि ये वाले जो तारीख डेट ऑफ आपका रेंट है और सारे जो भी आपके दिमाग में खदशात हैं, जो भी आपको आने आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्लैरिफाई करें। क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट एजेंट का जो नुमाइंदा होता है वो आपके साथ होता है। देखिए, जो चीज़ ओरली हम लोग बात कर लेते हैं उसकी कोई उसका कोई कंफर्म वो चीज़ नहीं होती है। और मफरूज़ों पे या ख़यालात में एग्रीमेंट साइन कभी नहीं होते। तो उसमें उन चीज़ों को आप मेंशन डाउन करें और उस पर अमल पैरा हों, तभी आप किसी भी डिस्प्यूट से बच सकते हैं। कानून भी यही कहता है और होना भी इसी तरीके से चाहिए। अगर वो किराएदार उस जगह को किसी कमर्शियल काम में लगा ले, यूज कर ले, तो मतलब फिर मकान मालिक क्या करे? अच्छा, अब मैं आपको इसके जवाब से आने से पहले एक दो तीन मिसालें देना चाहता हूँ, ताकि आपके नाजरीन समझें इस पॉइंट को कि आपका किस क्वेश्चन बेसिकली क्या था और आप मुझसे क्या पूछना चाह रही थी। अब लोग क्या करते हैं, ये आपकी भी एक डेली प्रैक्टिस की लाइफ में नज़र आया होगा कि लोग एक प्रेमिसेस, एक घर, एक पोर्शन ले लेते हैं और कुछ अरसे के बाद वो जो खातून खाना होती हैं, जो टेनेंट की वाइफ होती हैं, वो कुछ अरसे बाद घर के एक हिस्से में ब्यूटी पार्लर बना लेती हैं। अब वो ब्यूटी पार्लर का बेसिकली इजाज़त तो नहीं होती, या ट्यूशन सेंटर बना लेते हैं। आपको ये दो मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि आपके नाज़रीन समझें कि हम इस सवाल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अब बेसिकली कहीं ना कहीं से कमर्शियल यूज हो जाता है बहुत अच्छा। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे देखें, तो लोग फिल्टर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या लोगों को पानी मुहैया करना शुरू कर देते हैं मोहल्ले में, या आप अपने घर से बिजली का या गैस का कनेक्शन किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं। बेसिकली ये वो तमाम काम हैं जो जिसपे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अलाउड नहीं है। आपको सिंध SRPO 1979 भी रोकता है इससे, आपको अदालत भी रोकती है, और मालिक मकान की तरफ से भी आपको एक रुकावट का सामना होता है, आपको इजाज़त नहीं है। तो ये बेसिकली वो है। अच्छा, आपके बारहा समझाने पे, आपके बारहा बात करने पे, आपके बारहा राब्ता करने पे भी अगर आपका किराएदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कमर्शियल यूजेज उसका रोक नहीं रहा, तो आपके पास बिल्कुल रेमेडी है। आप कोर्ट ऑफ लॉज को लेके जा सकते हैं, आप सिविल केसेस में भी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर कोई मसला है। लोगों के जहन में एक सवाल अक्सर जन्म लेता है कि अगर हमारा कोई इशू है तो वो सिर्फ रेंट कंट्रोलर ही देखेगा। मैं बिल्कुल आपके तवज्जो से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये एक सिविल मैटर है, और सिविल अदालत में भी आप अपने सूट को लेके जा सकते हैं, जो वो जिस भी किस्म का है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें मेरे देखने में मेरे मुशाहिदे में ये बहुत दफ़ा ये चीज़ आई है कि मालिक मकान रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले, या बिल्कुल एन उस वक्त जब आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है, आप अपने किराएदार से एक रिक्वेस्ट करते हैं या उसको समझाते हैं कि भाई मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, मुझे मेरे किसी रिश्तेदार के लिए चाहिए, या मुझे अपनी औलाद के लिए चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद को मैं अपने घर से शिफ्ट आउट करके इस प्रेमिसेस में चेंज करूँ, तो वो भाग के स्टे की तरफ चला जाता है। अब अब ये जो स्टे है उरुसा, अब बात ये है, अब स्टे में ऐसा नहीं कि स्टे कहीं बट रहा है। उस स्टे के लिए यू शुड बी हैविंग ए ग्राउंड्स। अगर तो देखिए ग्राउंड्स नहीं बनते तो अदालत भी आपको नहीं सुनेगी, लेकिन सिर्फ इस बिना पे कि मालिक मकान ने अपनी कोई मजबूरी बता दी है, मालिक मकान ने। अच्छा, आपको जो कानून, आपको सेक्शन 15 अगर आप इसी का SRPO का पढ़े 1979 का, तो इसमें जो शख्स 60 साल या 60 साल से क्रॉस कर गया है, आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने किराएदार को कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ चाहिए, या मेरा गुजारा, क्योंकि मैं बेसिकली मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे उसके लिए चाहिए। आप अपने बच्चे को कोई काम कराना चाहते हो, वही 60 साल का बंदा, उसको भी रेमेडी है कि वो भी अपना घर खाली करा सकता है। कोई रिटायर्ड कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो भी अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो उसको सुना जाएगा, चूँकि जो अब तमाम तर मामलात हैं, जॉब उसकी ख़त्म हो चुकी है और वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये बाकायदा सेक्शन 15 में आपके नाज़रीन ये पढ़ सकते हैं। सेक्शन 15 वाज़े तौर पे ये बताता है कि कौन कौन शख्स अपना अदालत ये टेनेंट से घर खाली करा सकता है।
तो अगर हम एक दफ़ा उस पर गो थ्रू करें रोज़ा, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में हमारे एक मुम्मा बनी हुई है वो हल हो जाएंगी। जी सर, जैसे कि ये किराएदार किसी और को किराए पे दे वो मकान, तो इस पे ऑनर क्या करे? अच्छा देखिए उरुस साहब, अब आपसे एक सवाल है पर्सनल, अखलाकियात में आता ही है। मैं अब आपको एक चीज़ देता हूँ कि आप इस्तेमाल करें और आप वही चीज़ आगे कर दें। एक देखें, एक तो वो चीज़ है गिफ्ट, मुझे किसी ने गिफ्ट किया और मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, अखलाकियात से गिर के ये बात है। लेकिन अब एक चीज़ जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पे किराएदार की हैसियत से हूँ और मैं आगे अपने तई फाइनलाइज करके उससे किराया वसूल भी कर रहा हूँ और वो चीज़ भी दे रहा हूँ, तो नेचुरली आप क्या समझते हैं, कानून ऐसी चीज़ों की इजाज़त थोड़ी देता है। क्या मालिक मकान अपने सालाना किराए में इजाफा कर सकता है? और उसमें मैं आपको बताता चलूँ, रेंट एग्रीमेंट अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें एक ये क्लॉज शामिल होता है कि सालाना 10% उसमें इंक्रीमेंट लगेगा एनुअली। साल के बाद आपने 10% बढ़ा के किराया देना है। अच्छा, इसमें अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। घर का अमूमन मैंने जो मेरे देखने में आया है वो 10% होता है। अगर कोई कमर्शियल कोई जगह है तो नेचुरली उसका थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लेकिन ये चीज़ मैंशनड होती है कि आपने अगले साल जो किराया देना है उसमें 10% का इंक्रीमेंट बनेगा। बेसिकली ये राइट होता है, ये राइट होता है आपके लैंडलॉर्ड का, क्योंकि देखें उसी इंक्रीमेंट की वजह से उसी पैसों को घुमा के उसने उसी प्रेमिसेस की मेंटेनेंस पे लगाना है। देखिए मेंटेनेबल घर होगा तो रेंटल पोजीशन पे वो जाएगा, जब वो मेंटेनेबल पोजीशन में नहीं होगा, वो लाइक ही नहीं होगा कि उसमें कोई अपना गुजर बसर कर सके या रह सके, तो आपका क्या ख्याल है वो प्रॉपर्टी आपको कमा के थोड़ी देगी। तो प्रॉपर्टी की जो मेंटेनेंस है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और वो खर्चा मांगती है। आप अनटिल अनलेस उस पर खर्चा ना करें, और उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट्स होते हैं और जो किराए होते हैं, यही बेसिकली, और तो कोई आमदनी नहीं होती मालिक मकान की, वो बाहर से लाके कहीं और से मैनेज करके चीज़ों को, तो विद इन दिस प्रेमिसेस वो कोशिश करता है कि मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है इसी को मैं अपने मेंटेनेंस पे लगाऊं ताकि मेरा घर बिल्कुल ओके पोजीशन में रहे। कंट्रोलर का क्या काम होता है इसमें? देखिए कंट्रोलर का मैं आपको बताता चलूँ, सेक्शन 4 SRPO 1979 उस बंदे को अपॉइंट करता है जो कंट्रोलर की पोजीशन पे होता है। सरकार इनको अपॉइंट करती है और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों के बीच की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एड्रेस करें। आपको सुने, मुझे सुने, फरीक अव्वल को सुने, फरीक दोम को सुने, ग्राउंड्स पे, एविडेंस पे फैसला करें, हकीकत पे मबनी बात करें, और मतलब जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनका जो सही इलाज है तो उसको ही बेसिकली अमली जामा पहनाने के लिए कंट्रोलर की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। क्या किराएदार मकान में कोई तामीराती काम करवा सकता है? देखिए अरूसा, ये इसमें 2-3 कंडीशन हैं। आया कि आपके किचन की वो हालत है कि जब आपने अपने मालिक मकान से प्रोपोर्शन लिया, फ्लैट लिया, तो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये अब मालिक की जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द, क्योंकि चूंकि डिपॉजिट मनी आपके पास आ चुका है, एडवांस रेंट आपके पास आ चुका है, अब आपके पास पैसे इनफ हैं कि आप वो तामीराती काम करा के इनको प्लेइंग फील्ड मुहैया करें ताकि वो आराम से अपने साथ फैमिली के साथ वहाँ पे रहना शुरू करें। बेसिकली जो किराएदार अपने तई ये तामीराती काम शुरू कर देते हैं तो नेचुरली मालिक मकान तो फिर उस पे हाथ खड़े कर देता है और वो डिनाइल पोजीशन में आ जाता है, वो एग्री नहीं करता। और इसका भी तरीक़ेकार ये है कि मैं बोलता हूँ कि इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, और अगर मालिक मकान बहुत सारी चीज़ों में अगर इजाज़त देता है किराएदार को, तो किराएदार को जब वो चीज़ पैसों की वसूली करनी है तो नेचुरली वो अपने किराए में से डिडक्ट करता है। ये तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक आइडियल एक मैंने आपको तरीका बताया कि आपके रेंट से डिडक्शन हो रही है, लेकिन वो फिर भी आपको नहीं देता तो आपके पास रेमेडी हासिल है, आप कोर्ट में जाके अपने मालिक मकान से वो चार्जेस आप अपने वसूल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखिए डॉक्यूमेंटेशन, रसीदें, पर्चियाँ आपके पास पूरी होनी चाहिए। तो नाजरीन, हासिल असूल ये हुआ कि एविडेंस की बहुत अहमियत है, हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और बाबर मिर्ज़ा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।